हेलो क्लास 10th। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है संचयन भाग 2, जिसके अध्याय हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसी बुक है जिससे हमारे सामने सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जब हम चैप्टर समझ चुके हैं तो इनके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो आज हम आपके लिए वही लेकर आए हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बुक्स के हर चैप्टर के हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है हरियर काका, जिसे लिखा है मिथिलेश्वर जी ने, इस अध्याय के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दो तरीके से इसके प्रश्न हैं, एक है लघु उत्तरीय और दूसरे है दीर्घ उत्तरीय। चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। तो इनको करना हम शुरू करते हैं। और ये एक ऐसा अध्याय है जिससे क्वेश्चन पूछे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इनको अच्छे से हम करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। तो ध्यान दीजिए, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 2 और इसका पहला अध्याय है हरियर काका। इसी के हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इससे तो एमसीक्यूज आते नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस बुक से नहीं आते। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपसे पूछे जरूर जाते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि ये ज्यादा लेंदी भी पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया था। इस बार जब लेखक हरिहर काका से मिलने गया और उसकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और सिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी यंत्रणा और मनोदशा के बारे में आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था, पर काका कुछ बोल न सके। उनकी इस दशा ने लेखक को चिंतित कर दिया था। तो भाई लेखक बचपन से ही ये जो है वो हरिहर काका को जानते थे। उनके जिस स्वरूप से परिचित थे वो स्वरूप से बिल्कुल भी विपरीत थे, जिसको वो देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। यही चीज़ें, वो जो दुख और तकलीफ उन्होंने उनकी आंखों में देखा था, उसको देखकर वो काफ़ी चिंतित हो गए थे। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। आंसर है, लेखक को उसकी माँ बताया करती थी कि हरिहर काका बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे। वे उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करते। एक पिता अपने बेटे को जितना प्यार करता है, हरिहर काका उससे ज्यादा प्यार लेखक को करते थे। वे जितना खुलकर लेखक से बातें करते थे उतना किसी अन्य से नहीं। हरिहर काका ने ऐसी दोस्ती किसी अन्य के साथ नहीं की। इस तरह उसने जाना कि काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। तो हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो लेखक से बहुत ज़्यादा ही अटैच थे। और ये सारी बातें, भाई लेखक तो बचपन में थे, उन्हें इतनी सारी बातें नहीं याद रही, लेकिन वो उनकी माँ उन्हें ये सारी चीज़ें बताया करती थी। यंत्रणाओं के बीच भी रहे हरिहर काका की तुलना लेखक ने किससे की है, यानी ई और क्यों की है। इतनी तकलीफों में रहे तो वो किससे उनकी तुलना कर रहे हैं लेखक। यंत्रणाओं के बीच जी रहे हरिहर काका की तुलना लेखक ने मझधार में फंसे उस नाव से की है, जिस पर बैठे सवार चिल्लाकर भी अपनी जान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो बचना तो चाहते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई आ नहीं पाता, क्योंकि वो मझधार में फंसे हुए हैं। इसका कारण यह है कि उनकी चिल्लाहट दूर दूर तक फैले सागर में उठती गिरती लहरों में खोकर रह जाती है। इस तरह उनकी मदद के लिए कोई नहीं आ पाता और वह जहाज डूब कर रह जाता है। यानी कि इतने बड़े समुद्र में अगर कोई जहाज डूबेगा तो उसके अंदर जितने भी लोग होंगे, चाहे जितना चिल्ला लें, किसी तक आवाज़ तो पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि दूर दूर तक तो समुद्र ही होता है। तो इसी तरीके से हरिहर काका की भी जो तकलीफ है वो सभी देख रहे हैं, मगर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उनकी तकलीफ उन्होंने अपने अंदर ही रखी हुई है। वो चाहे जितना चिल्ला लें, कोई उन तक उनकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। चौथा प्रश्न है, लेखक के गांव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो जिस गांव में हरिहर काका रहते हैं और जिस गांव से हमारे लेखक यानी मिथिलेश्वर जी ये कनेक्ट हैं, उस गांव का आपको वर्णन करना है। लेखक को गांव आरा कस्बे से 40 किलोमीटर दूर है, जिसकी आबादी 2,500-3 हजार से अधिक ही होगी। इस गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में स्थित ठाकुर जी का विशाल मंदिर। इसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। आगे चलकर यही ठाकुरबाड़ी गांव की पहचान बन गई। पांचवा प्रश्न है,
ठाकुरबाड़ी के प्रबंध समिति और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ठाकुरबाड़ी के नाम पर अच्छी खासी जमीन और अत्यंत विशाल मंदिर है। यहाँ धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख करती है और इसके संचालन हेतु प्रत्येक 3 साल पर एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुरबाड़ी का मुख्य कार्य गांव के लोगों में ठाकुरबाड़ी के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करते हुए धर्म विमुख लोगों को रास्ते पर लाना है। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा मंदिर है। बहुत पहले बस एक साधु महात्मा आए और उन्होंने वहां पर आकर सिर्फ एक मूर्ति रख दी और धीरे धीरे वहां पर मंदिर बन गया, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। समिति धीरे धीरे करके वहां पे मंदिर बना, फिर वो उसकी पूरी समिति बन गई और काफी बड़ी ठाकुरबाड़ी हो गई, काफी जमीन जायदाद उसके पास हो गई, धन दौलत हो गई, क्योंकि लोगों की आस्था के चक्कर वहां पर काफी पैसा चढ़ावा भी जाता रहा। गांव वालों का ठाकुरबाड़ी के प्रति अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ठाकुरबाड़ी के साथ लोगों का संबंध मन और तन दोनों स्तर पर बहुत ही घनिष्ठ है। कृषि कार्य में अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो गांव के लोगों का मुख्य कार्य खेती है। खेती के बाद उनके पास जितना समय बचता है वो ठाकुरबाड़ी में व्यतीत करते हैं, क्योंकि उसमें आस्था भी रखते हैं और उनका मानना है कि ये इतना पवित्र स्थल है कि यहाँ पर कदम रखते ही उनके सारे पाप जो है धुल जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक ठाकुरबाड़ी से घनिष्ठ संबंध क्यों ना बना सका। पूरे गांव वालों का घनिष्ठ संबंध है, लेकिन लेखक ठाकुरबाड़ी से इतना संबंध क्यों ना बना सके, ये क्या कारण है। लेखक मन बहलाने के लिए कभी कभी ठाकुरबाड़ी में जाता था, लेकिन वहां के साधु संत उसे फूटी आंख नहीं सुहाते। वे काम धाम करने में कोई रुचि नहीं लेते थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते थे और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना आता है। ठाकुरबाड़ी के साधु संतों की अकर्मठता और उनकी बातूनी आदतों के कारण लेखक ठाकुरबाड़ी से अपना घनिष्ठ संबंध नहीं बना सकते। तो ठाकुरबाड़ी के लोग, मतलब आप बड़े बड़े धर्मस्थल में देखेंगे भी लोगों को, धार्मिक होते हैं लेकिन वो अपने आप को कर्मठ रखते हैं। लेकिन वहां के क्या थे, सभी अकर्मठ थे, दिखावा था, बातूनीपन था। इसी कारण हमारे लेखक उसे जो है उससे घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाए। प्रश्न संख्या 8 है, हरिहर काका के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हरिहर काका का खुद का परिवार तो था नहीं, उनकी 2 शादियां हुई और दोनों बीबियां ही उन्होंने जल्द ही स्वर्ग सिधार गई। उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो अपने भाई के घर पे रहते थे। हरिहर काका का भरा पूरा परिवार था। उनके 4 भाई, उन सबकी शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे थे। बड़े और छोटे भाई के लड़के एक काफी सयाने हो गए थे, 2 की शादियां हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन बिना बच्चे जने ही उनकी दोनों पतियां स्वर्ग सिधार गई, क्योंकि भरा पूरा परिवार उनके भाइयों का है, उनका खुद का कोई परिवार नहीं है। प्रश्न संख्या 9 है, हरिहर काका के भाइयों द्वारा अपनी पत्नियों को क्या सीख दी गई है, उनके व्यवहार में क्या बदलाव आया। अब हरिहर काका जो है उनकी प्रॉपर्टी पाने के लिए सभी बहुत जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन हरिहर काका के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते थे। तो एक बार हरिहर काका बहुत गुस्सा हो गए और चले गए थे। तो कहाँ चले गए थे, ठाकुरबाड़ी चले गए थे। फिर उनको मना कर जिस तरीके से वापस लाया गया, तो भाइयों ने पत्नियों को बहुत समझाया और उनके बिहेवियर में बदलाव भी आया। हरिहर काका के तीनों भाई ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरीके से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीजें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। मतलब घर में सब अच्छा तरमाल खा रहे हैं, लेकिन हरिहर काका को रूखा सूखा और बासी खाना ही खाने को दिया जाने लगा। शुरू में जब समझाया गया तो सब तो बहुत अच्छा, लेकिन बाद में फिर कोई भी उनका ध्यान नहीं देता था। अपने भाइयों के परिवार के प्रति हरिहर काका के मोह भंग की शुरुआत कैसे हुई।
भाई वो अपने भाइयों से बहुत मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मोह वहां से भंग होने लगा। ये शुरुआत किस तरीके से हुई? कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं था। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमाचौकड़ी मचाते। भाई खेतों पर गए रहते और औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर के हरिहर काका की आंखें भर आती थी। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों से हुई थी कि भाई तकलीफ के समय तो ध्यान दो, जब उनकी तबीयत खराब है तो उस समय भी ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए धीरे धीरे उनका लगाव कम होने लगा था अपने भाइयों के परिवार से। स्वादिष्ट पकवान की आस लगाए बैठे हरिहर काका के सामने जब रूखा सूखा खाना परोसा गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? भतीजे के मित्र के आने से घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। हरिहर काका को स्वादिष्ट पकवान मिलने की आशा थी कि भाई आज घर में इतना अच्छा खाना बना है तो उन्हें भी बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। पर जब उनके सामने रूखा सूखा भोजन आया तो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप, अब उनके सामने रूखा सूखा आया कि घर में तो भाई इतना अच्छा भोजन बना है, मुझे रूखा सूखा दिया। फिर उन्हें बहुत गुस्सा आई। फिर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की? थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया, जिससे सारा चावल बिखर गया। गरजते हुए घर की औरतों को देख लेने की धमकी दी तो उन्होंने खाना भी फेंक दिया और फिर बहुत गुस्सा भी हुए। अगला प्रश्न है, हरिहर काका ने अपना गुस्सा घर की औरतों पर किस तरह उतारा? उनकी इस प्रक्रिया को आप कितना उचित समझेंगे? अब भाई घर की औरतों ने ही तो उन्हें खाना नहीं दिया था ना। जब घर में जो खाना अगर अच्छा मिला है तो बुजुर्ग को भी वही खाना देना चाहिए। खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं आएगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुमको बताऊंगा। उनकी इस प्रक्रिया को उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे बात बनने की बजाय बिगड़ने की संभावना अधिक थी। तो उन्होंने जिस तरीके से धमकी दी तो बात बिगड़ सकती थी, औरतें चिढ़ सकती थी, लेकिन जो औरतों ने किया वो भी सही नहीं था। परिवार वालों से हरिहर काका के असंतुष्ट होने की बात महंत को कैसे पता चली? यह सुनकर महंत ने क्या किया? परिवार वालों से हरिहर काका पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, ये बात ठाकुरबाड़ी के महंत तक कैसे पहुंची? हरिहर काका जिस वक्त घर की औरतों को खरी कोटी सुना रहे थे, उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी भी उनके दालान में ही विराजमान थे। वार्षिक हुमात के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। उन्होंने लौटकर महंत जी को विस्तार से के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। यह सुनकर हाथ आए अवसर का लाभ उठाने के लिए महंत जी ने टीका तिलक लगाया और कंधे पर राम नामी लिखी चादर डालकर ठाकुरबाड़ी से चल पड़े कि वो अब भाई उनको तो ये लग गया कि हरिहर काका की प्रॉपर्टी उन्हें मिल सकती है क्योंकि वो परिवार वालों से असंतुष्ट हैं। तो जब असंतुष्ट हैं तो उन्हें हम अपने पक्ष में कर लेते हैं। यही सोचकर महंत वहां पर चल दिए उनको ठाकुरबाड़ी लाने के लिए। हरिहर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुरबाड़ी के महंत जी ने क्या क्या उपाय किए? हरिहर काका का दिल जीतने के लिए महंत जी ने स्वादिष्ट भोजन खिलाने और धर्म चर्चा करने जैसे उपाय अपनाए। उन्होंने रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन दिए वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, इन्हें पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। खाने को अच्छा अच्छा मिल रहा था, मन की शांति भी प्राप्त हो रही थी। तो इस तरीके से महंत जी प्रयास कर रहे थे कि हरिहर काका का दिल जीत लिया जाए और उनकी सारी प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाए। हरिहर काका द्वारा ठाकुरबाड़ी में रात बिताने पर उनके भाइयों पर क्या बीती? अब हरिहर काका गुस्सा होकर चले गए थे ठाकुरबाड़ी। अब वहां पे जब उन्होंने रात बिताई तो भाइयों पर क्या बीती, क्योंकि भाइयों को भी अब लगने लगा कि उनके हाथ से प्रॉपर्टी जा रही है। हरिहर काका को लाने के लिए उनके भाई ठाकुरबाड़ी पहुंचे, पर काका का मन अशांत होने की बात कहकर महंत जी ने उन्हें वापस न जाने दिया। इसमें काका के तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर
कहीं के ना रहेंगे। तो उनको अभी भी हरियर काका का मोह नहीं था, उन्हें अभी भी ये था कि उनके हाथ से प्रॉपर्टी जा रही है। प्रश्न संख्या 16 है, ठाकुर बाड़ी से लौटे हरियर काका सुखद आश्चर्य में क्यों पड़ गए। अब ठाकुर बाड़ी से जैसे तैसे भाई मना तो लाए, फिर क्या हुआ। ठाकुर बाड़े से लौटे हरियर काका सुखद आश्चर्य में इसलिए पड़ गए क्योंकि परिवार के जिन सदस्यों को उनसे बात करने की फुर्सत ना थी, वही सब अब सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। उनके भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रखकर गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। इतनी खातिर करी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार मिलने लगा तथा घर की महिलाएं उनकी सेवा में तल्लीन रहती थीं। प्रश्न संख्या 17 है, हरियर काका ठाकुरबाड़ी के नाम पर जमीन लिखने में हो रही देरी के बारे में महंत जी ने क्या अनुमान लगाया, इसके लिए उन्हें क्या विकल्प नजर आया। अब ठाकुरबाड़ी के महंत ने बहुत कोशिश करी कि हरियर काका किसी तरीके से प्रॉपर्टी ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, लेकिन इसमें देर हो रही थी। तो इसके लिए उन्होंने अनुमान लगाया कि क्यों देरी हो रही है और फिर उन्होंने क्या विकल्प सोचा। हरियर काका द्वारा ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन लिखने में जो देरी हो रही थी, उसके बारे में महंत जी ने यह अनुमान लगाया कि हरियर धर्म संकट में ना पड़ गया हो। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दे, तो दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरियर काका का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझा। बाद में हरियर काका स्वयं राजी हो जाएंगे, यानी कि उसने ये विकल्प निकाला कि हम उन्हें किडनैप करके ले आते हैं, जोर जबरदस्ती से हम प्रॉपर्टी नाम करवा लेते हैं और बाद में हम उनको मना लेंगे, है ना। तो ये विकल्प उन्होंने सोचा था। महंत जी ने हरियर काका का अपहरण किस तरह करवाया था उनका अपहरण। हरियर काका से उनकी जमीन का वसीयत करवाने के लिए महंत जी ने उनके अपहरण का रास्ता अपनाया। इसके लिए आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गणासा और बंदूक से लैस एकाएक हरियर काका के दालान पर आ धमके। हरियर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वह जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक ठाकुरबाड़ी के लोग उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। तो इस तरीके से जो है हरियर काका का किडनैप करवा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर काका को छुड़ाने में असफल रहने पर उनके भाई क्या सोचकर पुलिस के पास गए। जब भाई वहां का किडनैप हो गया तो उनको नहीं छुड़ा पाए, तो फिर वो पुलिस के पास गए थे। तो क्या सोच कर गए थे। हरियर काका के भाई उन्हें ठाकुरबाड़ी से छुड़ा पाने में असफल रहे, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के लोग काफी शक्तिशाली थे और ये बेचारे तीन क्या करते। तो वे यह सोचकर पुलिस के पास गए कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था, यानी कि उन्हें लगा था कि वो लोग अंदर से जो है वार करेंगे। लेकिन क्या हुआ था, सब गायब हो गए थे और जो है हरियर काका को हाथ पैर मुंह बांध के एक जगह पर कमरे में कैद कर गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस द्वारा ठाकुरबाड़ी के कमरे से मुक्त कराए गए काका ने वहां के महंत, पुजारी और साधुओं की किस असलियत से परिचय कराया। कि मतलब जब वो वहां से छूटे तो फिर उन्हें समझ में आया कि वहां ठाकुरबाड़ी के जितने भी महंत हैं वो किस तरीके के हैं। पुलिस ने जब हरियर काका को ठाकुरबाड़ी के एक कमरे से निकालकर बंधन मुक्त किया और उनके मुंह में ठुसा कपड़ा निकाला, तो हरियर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दा फाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। वे उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं ताकि जमीन जायदाद पर कब्जा कर सके। तो ये सारी चीजें जब उन्हें पुलिस ने उनको आजाद कराया तो ये सारी बात उन्होंने पुलिस को बताई। ठाकुरबाड़ी से छुड़ा कर लाए गए हरियर काका की सुरक्षा के लिए उनके भाइयों ने क्या क्या प्रबंध किए थे। अब क्या क्या प्रबंध किए, छुड़ाकर तो ले आए, अब उनकी सुरक्षा जरूरी थी, तो क्या किया उन्होंने। ठाकुरबाड़ी के महंत हरियर काका को बलपूर्वक अपने साथ ना ले जा सके,
इसे रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनके भाइयों द्वारा अपने रिश्ते नाते के जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया। यानी कि परिवार में बहुत सारे लोग जो हैं वो बलिष्ठ होते हैं, उनको बुला लिया था। हथियार जुटा लिए गए थे। चौबीसों घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर के से गांव में निकलते तो 4-5 संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते, और रात में आधे लोग सोते तो आधे लोग जागकर पहरा देते थे। तो इस तरह से उनकी सुरक्षा की जा रही थी उनके भाइयों के द्वारा। ठाकुरबाड़ी से छुड़ाकर लाए गए हरियर काका अपने घर में किस वातावरण में अनजान थे। अब वो वहां से छुड़ाकर लाए तो गए, लेकिन घर के किस वातावरण से अनजान थे, क्योंकि घर के लोग भी अब उनसे प्रॉपर्टी ही चाहते थे, उनके घर में वो लालच उनके भी बसा हुआ था। ठाकुरबाड़ी से छुड़ाकर लाने के बाद अपने ही घर में हरियर काका के बारे में नया वातावरण तैयार हो गया था। उन्हें ठाकुरबाड़ी से जिस दिन वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जमीन, अपनी जायदाद अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत के गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। मतलब आप ये सारी प्रॉपर्टी भतीजों के नाम कर दो, नहीं तो महंत किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये एक समझाने का तरीका उनको अपनाया जा रहा था। परिवार वाला द्वारा जमीन उनके नाम लिखने की बात पर हरियर काका की क्या प्रतिक्रिया थी। जब परिवार वाले कह रहे थे कि जमीन लिख दो, तो इस पे हरियर काका ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करी। महंत द्वारा पुनः काका का अपहरण करके जमीन जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने के भय से मुक्ति पाने के लिए हरियर काका के परिवार वाले बार बार उनसे जमीन जायदाद परिवार वालों के नाम लिखने के लिए कहते। इस बात पर हरियर काका साफ नकार देते थे, यानी कि उसे पूरी तरीके से मना कर देते थे कि मैं नहीं लिखूंगा। वे कहते, मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं है। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। यानी कि वो ले तो गया है निशान, लेकिन हमने मुकदमा कर दिया क्योंकि हमसे जबरन लिया गया है। हरियर काका के भाइयों और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था, स्पष्ट कीजिए। ठाकुरबाड़ी के महंत का जो व्यवहार था वो उनके भाइयों का भी व्यवहार था, उसमें कोई अंतर नहीं था, ये बताने, क्योंकि दोनों ही प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ अत्याचार करते हैं। जब हरियर काका ने अपने भाइयों के कहने पर अपनी जमीन जायदाद उनके नाम नहीं किया तो उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुर्म और अत्याचार किया। जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए। इसके अलावा उन्हें खूब मारा पीटा तथा उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। इससे स्पष्ट है कि हरियर काका के भाइयों और ठाकुरबाड़ी के साधु संतों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। प्रश्न संख्या 25 है, हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनके भाइयों ने क्या योजना बना रखी थी। यानी कि जब हरियर काका की मृत्यु हो जाएगी तो किस तरीके से इनकी जमीन जायदाद वो हथियाएंगे। हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से बातचीत पक्की कर ली थी। हरियर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। इस योजना द्वारा वो काका की जमीन को कब्जाना चाहते थे कि वो किस तरीके से उसकी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए, अब हम आ चुके हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में। ठीक है, तो देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, महंतों और मठाधीशों का लोभ बढ़ाने में लोगों की गहन धार्मिक आस्था का भी हाथ होता है। हरियर काका पाठ के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो ये एक मूल परक प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अथवा दूसरा, लोगों की गहन धार्मिक आस्था के कारण महंत और मठाधीशों में लालच एवं शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इससे आप कितना सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है इसका, देखिए, लोगों की धार्मिक आस्था ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों वे अपने हर अच्छे कार्य का श्रेय धर्म के देवालयों में विराजमान अपने आराध्य को देने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि ऐसा उनके परिश्रम के कारण हुआ है। अपनी खुशी की अभिव्यक्ति एवं अपने आराध्य के प्रति वे कृतज्ञता प्रकट करने के लिए धन, रुपए, जेवर आदि अर्पित करते हैं। उनकी इस भावना का अनुचित लाभ वहां उपस्थित महंत और मठाधीश उठाते हैं। भाई, भगवान को तो धन दौलत नहीं चाहिए ना,
इसका लाभ कौन उठाते हैं? वो जो मठाधीश होते हैं उनको इसका लाभ मिलता है, और धर्म का भय तथा स्वर्गलोक का मोह दिखाकर लोगों को उकसाते हैं, और वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों से उनकी स्वार्थ पूर्ति, लोभ, लिप्सा एवं उदर पूर्ति का साधन बनता है। यानी कि वो और डर दिखाते हैं कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। ठाकुरबाड़ी ई में ज्यो जो चढ़ावा आता और त्यों त्यों वहां के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं का लोभ इस तरह बढ़ जाता कि वे साधु ही नहीं मानवता को छोड़कर हैवानियत पर उतर आते हैं। वे हरिहर काका की जमीन हड़पने के लिए मानवता को कलंकित करने से भी बाज नहीं आते। इस तरह निसंदेह मनुष्य की गहन धार्मिक भावना महंतों और मठाधीशों के लोभ, लालच और स्वार्थपरकता पैदा करती है। तो इस तरीके के मूल परक प्रश्न आपके पास बहुत आ सकते हैं। तो मैंने इसी तरह की कोशिश करी है कि आपको ऐसे ही प्रश्न दिए जाएं। अगला प्रश्न है, हरिहर काका नामक पाठ में लेखक ने ठाकुरबाड़ी की स्थापना एवं उनके बढ़ते कलेवर के बारे में क्या बताया? कि मतलब ठाकुरबाड़ी किस तरीके से बनी और धीरे धीरे उसने कैसे अपना स्वरूप इतना बढ़ा लिया, इसके बारे में। हरिहर काका नामक पाठ में लेखक ने ठाकुरबाड़ी की स्थापना एवं उनके विशाल होते कलेवर के बारे में बताया है कि पहले जब गांव पूरी तरह बसा नहीं था, तब ही कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी की मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी हो, अच्छे घर में तय हो, लड़के की नौकरी मिल जाए, फिर इससे उनको सफलता मिलती। वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी थी, जिससे ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना हो गया था। तो वो छोटा सा मंदिर आज बहुत बड़ा मंदिर बन चुका था, एक ट्रस्ट बन चुका था, और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी और पैसा आ चुका था। अगला प्रश्न है, हरिहर काका के गांव के लोग ठाकुरबाड़ी और ठाकुर जी के प्रति अगाध भक्ति भावना रखते हैं। हरिहर काका पाठ के आधार पर बताइए। मतलब गांव के जो सभी लोग हैं वो ठाकुरबाड़ी के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, ये आपको बताना है। यूं तो ठाकुरबाड़ी में सदा ही भजन कीर्तन होता रहता है, पर बाढ़ और सूखा जैसी आपदा की स्थिति में वहां तंबू लग जाता और अखंड कीर्तन शुरू हो जाता। इसके अलावा गांव में पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता। दिवाली का पहला दीप ठाकुर जी में ही जलता। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही जाती। ठाकुरबाड़ी में ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते। लोगों के खलियान में मड़ाई होकर अनाज ढेरी तैयार हो जाती। तब ठाकुर जी के नाम पर एक भाग निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते थे। तो पहले क्या होता था, ठाकुरबाड़ी को अनाज चलता था, उसके बाद लोग अपने घर उस अनाज को ले जाया करते थे। महंत जी ने हरिहर काका की जमीन हड़पने के लिए धर्म, मोह, माया का सहारा किस तरह लिया? उनका ऐसा करना आप कितना उचित मानते हैं? तो उन्होंने, सही बात है, धर्म का बहुत मतलब कि मरने के बाद भी आपको याद किया जाएगा, आपको परलोक मिलेगा, जैसी बहुत सारी बातें करी थी, है ना। खलियान की ओर से जाते हुए गुस्साए हरिहर काका को महंत जी अपने साथ ठाकुरबाड़ी ले आए और उनकी जमीन पाने के लिए धर्म, मोह और माया का सहारा लेते हुए काका को समझाते हुए कहने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ। उनके सिवाय कोई तुम्हारा नहीं, अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं लगाते हैं।
महंत द्वारा हरिहर काका के साथ जैसा व्यवहार किया गया उसे मैं तनिक भी उचित नहीं मानता, क्योंकि इससे महंत काका की जमीन हड़पना चाहते थे। इसके अलावा वे काका के मन में उनके परिवार और भाइयों के प्रति दुर्भावना भी भर रहे थे। तो एक तरीके से वो अपना स्वार्थ साध रहे थे कि सारी जमीन मिल जाए, लेकिन दूसरे तरीके जिसके लिए वो तरीका अपना रहे थे वो उनके भाइयों और परिवार की तरफ जो है वो दुर्भावना भर रहे थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। अगला प्रश्न है, लोभी महंत एक और हरिहर काका को यश और बैकुंठ का लोभ दिखा रहा था, तो दूसरी ओर पूर्व जन्म के उदाहरण द्वारा भय भी दिखा रहा था, स्पष्ट कीजिए। तो क्या कहता है, ठाकुरबाड़े के नाम पर लिखकर स्वर्ग प्राप्त करोगे, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी और सूरज चांद के रहने तक तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। इससे साधु संत भी तुम्हारे पांव पसारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठाकुर जी के साथ ही तुम्हारी ही भी आरती गाई जाएगी। महंत उनसे कह रहा था कि पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। बहुत 2 शादियां करी थी, दोनों ही पत्नियां बहुत समय ही उनको ज्यादा समय तक नहीं रही, उनको साथ छोड़कर चली गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना ये जन्म तुम अकारथ ना जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे, यानी कि तुम अगर इतनी जमीन दोगे तो वो तुम्हें मोक्ष की बारिश कर देंगे तुम्हारे ऊपर। मैं अपने लिए तो तुमसे नहीं मांग रहा हूं, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए इसकी राह तुम्हें बता रहा हूं, कि मतलब तुम इस लोक में तो सुधरो ही और तुम्हें परलोक भी अच्छे से प्राप्त हो। महंत की बातें सुनकर हरिहर काका किस दुविधा में फंस गए, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। महंत ने उन्हें बहुत लोभ दिखाया, ठीक है, लोक परलोक सबका। तो इसके बाद हरिहर काका किस दुविधा में फंसे थे। महंत की बातें सुनकर हरिहर काका अपनी जमीन किसे दें, भाइयों को या ठाकुर जी के नाम लिखें, इस दुविधा में फंस गए। वे सोचने लगे कि 15 बीघे खेत भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दे तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा, सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में तो यह पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात है। तो इस तरीके की वो दुविधा में फंसे थे कि ठाकुरबाड़ी को दें कि भाइयों को दें, ये वो तय नहीं कर पा रहे थे। ठाकुरबाड़ी के साधु संतों के व्यवहार से काका को किस वास्तविकता का ज्ञान हुआ, साधु संतों का ऐसा व्यवहार कितना उचित है। ठाकुरबाड़ी के महंत और अन्य साधु संत जब काका का अपहरण कर ठाकुरबाड़ी ले आए और कुछ सादे और कुछ लिखे कागजों पर जबरन काका के अंगूठे का निशान लिया, तब काका को संतों के उस व्यवहार का पता चला जो मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ करते हैं, कि मुंह में तो राम रखते हैं लेकिन बगल में छुरी रखते हैं। उन्होंने आदर का पात्र बने महंत के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इस रूप में आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह स्वयं महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार मत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था। साधु संत जो मोह माया से दूर एवं परोपकारी प्रवृत्ति के समझे जाते हैं, उनके द्वारा ऐसा व्यवहार हर दृष्टि से अनुचित था। अगला प्रश्न है, आप हरिहर काका के भाई की जगह होते तो क्या करते। अगर आपका भाई ऐसा हरिहर काका का होता तो आप क्या करते। यदि मैं हरिहर काका की भाई की जगह पर होता तो हरिहर काका से पूर्णतः सहानुभूति रखता। मैं मन में यह सदा बिठाए रहता कि हरिहर काका की पत्नी इस दुनिया में नहीं है और ना उनकी अपनी कोई संतान। परिवार का सदस्य और सहोदर भाई होने के कारण मैं उनके मन में यह भावना आने ही ना देता कि वे भरे पूरे परिवार में अकेले होकर रह गए हैं। मैं उनके खाने और उनकी हर सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता। ऐसा मैं उनकी जमीन जायदाद के लोभ में नहीं करता, बल्कि पारिवारिक सदस्य सहोदर भाई होने के अलावा मानवता के आधार पर भी करता। मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों से काका के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहता, ताकि उन्हें ठाकुरबाड़ी जैसी जगह जाने और महंत जैसे ढोंगियों के बहकावे में आने की स्थिति में न आती।
मैं उन्हें खाना खिलाकर स्वयं खाता और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होने देता। इस तरह खत्म हुआ हमारे इस अध्याय के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई थिंक आपने अच्छे से देखा होगा, बहुत सारे प्रश्नों को मैंने लाने की कोशिश करी, पार्ट से जितने क्वेश्चन बन पा रहे थे मैंने सभी कोशिशें करी हैं। तो इनको अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए, और भी चैप्टर्स लेकर आ रही हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।